हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यात्रियों के नज़रिए पार्ट 2। वैसे उसमें पार्ट 2 लिखा नहीं था, तो आप लोगों को लगा होगा कि उसका पार्ट 1 ही है सिर्फ, लेकिन नहीं, उसका कुछ पार्ट बचा है। इसमें हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज इसमें हम जानेंगे कि यात्रियों के नज़रिए, इसमें हम लोगों ने बात किया था कि जब भी हम किसी स्थान पे जाते हैं तो किस तरीके से हम उसकी कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, कौन सी चीज़ें आकर्षित करती हैं जिनके कारण हम जाते हैं। पहला तो यही था कि आखिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही क्यों होता है, तो वो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। इसमें हम पढ़ेंगे संचार की एक अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर काफ़ी चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। और डाक प्रणाली बहुत कुशल थी, जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लग जाते थे। वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में ही पहुंच जाती थी। तो कई सारी प्रणालियां भी थी, जैसे कि इसमें पहले बात किया गया है विश्राम गृहों की, अर्थात जो धर्मशाला टाइप जगह होती है वहाँ की। अगर आप कहीं जाएंगे तो आप ये सोचेंगे ना कि रेलवे स्टेशन से थोड़ा पास में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम रह सकें। अगर हमें रेलवे स्टेशन या फिर आप जहाँ भी उतरेंगे, अगर आप बाई शिप जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि उसके आसपास ही कहीं होटल रूम मिल जाए, ताकि जब आना हो तो देरी ना हो। तो इन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया था, काफ़ी इंक्रीज़, मतलब इसकी जो क्वालिटी थी उसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। एक विचित्र देश 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुर रज़ाक का यात्रा वृतांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलौर आया और पश्चिमी घाट को भी पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मतलब यहाँ की जो मंदिर थी उसने उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट किया। घोड़े पर और पैदल। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, तो इसे आप लर्न कर सकते हैं। एक प्रकार की डाक व्यवस्था थी जिसे उलूक कहते थे। तो ये कौन सी डाक व्यवस्था थी? अश्व डाक व्यवस्था थी। इसमें पूछा जा सकता है कि भारत में पहले जो कम्युनिकेशन था वो किस तरीके से होता है। ऑब्वियसली इस टाइम पे 5G आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो भी भारत में कम्युनिकेशन है वो पुराने और आज के समय में आप डिफरेंस करके बताइए, अंतर क्या है उन दोनों में। पहले क्या क्या अंतर था और अब क्या क्या चीज़ें डिफरेंस आई हैं, इम्प्रूवमेंट हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। जैसे पहले समय बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अब समय बहुत कम लगता है। 1 सेकंड में व्हाट्सएप मैसेज चला गया, 1 मिनट में कॉल चला गया। पहले जो फ़ोन कॉल्स होते थे उनकी जो बिल आती थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अगर आपने 30 मिनट भी बात किया तो 100 रुपीज़ तो हो ही जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 149 या 199 का अगर आप पैक करवाते हैं तो आप कितने देर तक बातें कर सकते हैं। तो पहले चीज़ें महंगी थी, आप कह सकते हैं, अब वो चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो गई हैं। और फिर पहले क्या होता था कि मतलब एक सबके हाथों में नहीं था ना फ़ोन, टेलीफ़ोन था घर में, तो सबके पास है टेलीफ़ोन, सबके लिए है टेलीफ़ोन। उस पर गूगल वगैरह ये सारी सुविधाएं भी नहीं थी, तो आप इन पे भी बात कर सकते हैं। और दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था।
इसे दावा कहा जाता है और यह एक मील का 1/3 होता है और हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। प्रत्येक के पास हाथ में एक लंबी छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक यात्रा करता है तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटियां लेकर चलता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से वे लोग उससे पत्र लेते हैं और पूरी ताकत के साथ दौड़ता है। जब तक वह अगले दावे तक नहीं पहुंच जाता, पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? कोई इंसान पैदल चल के जाता है तो भला घोड़े से तेज कैसे भाग सकता है? तो भाग सकता है क्योंकि मनुष्य को शॉर्टकट पता होते हैं। घोड़े को शॉर्टकट कहाँ बताया जाएगा? उसे जिस स्थान से जाना है वो एक पर्टिकुलर स्थान चुन लिया, वो वहीं से जाएगा ना। लेकिन अगर मनुष्य है तो वो शॉर्टकट छोटे से छोटा रास्ता पकड़ते हुए निकल लेगा कहीं से भी और अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। उन्हें पता है कि इस टाइम पे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए बारिश का मौसम है तो समझेगा ना कि यहाँ गलियों पे गड्ढे हैं तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हम वो शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन अश्व को कहाँ समझ आता है? तो इसीलिए जो पैदल डाक व्यवस्था है वो अश्व की डाक व्यवस्था से कहीं ज़्यादा तीव्र होती है, यानी कि जल्दी पहुँच जाते हैं वो लोग। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व, जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। इब्न बतूता काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज़म से भरा हुआ था। मतलब उसे कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्टिव लगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, आखिर वो है क्या। जैसे अगर करंट होता है तो हम कहते हैं ना उसमें हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर हमने करंट पढ़ा तो उसके एक एक टॉपिक को हम अच्छे से सर्च करके फिर उसे लिख लें, समझ लें, या फिर हम सिर्फ पढ़ भी लें तो भी काफ़ी नॉलेज तो गेन हो ही जाती है। अगर हम उसे रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। तथा सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित भी वह रहता था। विशेष रूप से वे स्थितियाँ जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जितने भी निर्णय उसने लिए हैं वो सही मानते हैं, वो सही हैं। आगे चलते हैं। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत व यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुग़ल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने पैरों के बीच बांटता और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। अर्थात माना जाता है कि भारत में निजी स्वामित्व का काफ़ी ज़्यादा अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों के प्रति बर्नियर जो था वो चाहता था कि निजी स्वामित्व जो है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, और राजकीय स्वामित्व इत्यादि को वो निवासियों के लिए भी हानिकारक मानता था। उसे यह लगा कि मुग़ल साम्राज्य में सम्राट ही तो सारी भूमि का स्वामी है, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। अगर सारी की सारी ज़मीन उसी की है तो सब तो गुलाम ही हुए ना, तो वो किसी को भी बांट सकता है, किसी को भी दे सकता है, जिससे वो गलत फैसले भी ले सकता है, ठीक है। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि 15 से 17वीं शताब्दी के बीच किन चीज़ों का काफ़ी चलन था, मतलब कि बुक्स का था, कहानियों का था, पोएम्स का था, या फिर यात्रा वृत्तांत का था। तो यात्रा वृत्तांत का काफ़ी चलन था इस एज में,
ठीक। तो अगर यात्रा वृत्तांत पे कुछ लिखने को आता है तो आप उसे इससे थोड़ा सा रिलेट करके लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। तो बर्नियर ने मुग़ल साम्राज्य को इस रूप में देखा कि इसका जो राजा था वो बहुत ही थोड़ा सा क्रूर टाइप का था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार, घातक दलदल इत्यादि से भरे हुए थे। इसका एक कारण यह भी था कि राजकीय भूस्वामित्व था, अर्थात यदि एक राजा को ये दे दिया जाए कि हाँ पूरा भारत में जितनी लैंड है, जितना ज़मीन है, या मान लीजिए कहते हैं कि सीएम्स को हटा दें, डीएम्स को हटा दें, एसडीएम सब कुछ हटा दें, सिर्फ एक पीएम को कह दें कि पूरा देश आपको संभालना है, तो वो हर जगह तो नहीं जा सकते ना। ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो हर जगह जाके एक एक चीज़ को संभाल सके। तो क्या होगा, बहुत सी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, बहुत से काम टाइम पे नहीं होंगे। इसीलिए तो इतने सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है ना, कि सब लोग मिल के एक साथ काम करेंगे तो काम अच्छे से हो जाएगा, परफेक्शन के साथ हो जाएगा। अब एक ही इंसान है तो उसे उसकी गलतियों पे भी बोलने वाला कोई नहीं, उसने जो अच्छा किया उस पर अप्रिशिएशन देने वाला भी कोई नहीं। ऐसे अगर मान लीजिए डीएम है तो उसे पीएम ने अप्रिशिएट किया तो वो और अच्छे से अपना काम करेंगे, जिससे कि स्टेट का, कंट्री का ही फ़ायदा होगा। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक एस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह भी है कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था, जिससे कि जो निजी संपत्ति जो थी, ऐसी चीज़ें अस्तित्व में नहीं थी। तो अगर ये पूछा जाए कि 19वीं शताब्दी में राजा भी थे, लोग कर्म मतलब कार्य भी बहुत अच्छे से करते थे, फिर भी उतना अधिक विकास क्यों नहीं था, तो ये आप एक मेन पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे राजा का ही सब कुछ स्वामित्व था, निजी स्वामित्व नहीं था, जिसके कारण बहुत सी चीज़ें अच्छे से सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा था। आगे चलते हैं। एक से अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुग़ल राज्य को निरंकुश रूप देने की तमन्यता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा भी करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य के द्वारा ही कर लिया जाता था। यानी कि जो भी प्रॉफिट होता था वो मोस्टली राजकोष में ही चला जाता था। तो अगर आप किसी बिज़नेस को कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉफिट में मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक नाम मात्र का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप उसकी क्वालिटी को कैसे ही बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे ना। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ 10 की बेची, आप मान लीजिए कोई मटकी बनाते हैं हाथ से, ठीक है, अगर वो आप 10 की बेच रहे हैं, तो अगर आपने देखा कि वो मटकी 10 की बिक गई और बहुत आसानी से बिक गई, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लोगों को बहुत अच्छी लगी वो मटकी, तो आप सोचेंगे ना कि हाँ मैंने एक फूल ही बनाया था उस पर छोटा सा, और वो मटकी इतनी अच्छी लगी सबको, और दाम भी अच्छे खासे मिल गए हैं। 10 की मतलब 8 रुपये बनाने में लगे थे, तो मान लीजिए 10 की बिक गई, तो मैं इस पर थोड़े और फ्लावर अच्छे से बना दूँगा, थोड़े और पैसे लगा के। आज एक काम करता हूँ, अगर 2 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है उस 1 रुपये को बचा के हम उसमें और अच्छे से कारीगरी कर देंगे, तो हम उसे 15 या 20 में भी बेच सकते हैं। तो ही तो आप उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे ना, जब आपको पता होगा कि हाँ इतनी मनी है, मतलब हमारे खाने का भी निकल जाएगा और हम थोड़े पैसे बचा के उसके ऊपर और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें कल दुगना प्रॉफिट होगा। तो इनका क्या होता था कि सारे प्रॉफिट्स रख ही लिए जाते थे, मुश्किल से ही इन्हें भोजन ही दिया जाता था, पैसे दिए भी नहीं जाते थे, तो फिर ये चीज़ों को कैसे मिस करेंगे। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतया पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था।
कभी कभी वे जो पक्षपात हो रहे हैं उनको सामान्य परिस्थिति ही मान लेते थे। जैसे जब हमेशा यही देखा जाएगा, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई भी एजुकेटेड नहीं है, तो वहाँ जो भी पक्षपात हो रहे हैं लोग उसे ही मानते हैं अपना कल्चर, उससे ही अपना कहते हैं कि हाँ ये एक सोशल का बेस है, यही एक सामाजिक ढांचा है और ये चेंज नहीं हो सकता। वो ऐसा ही मानते हैं ना। पहले भी जो कल्चर्स थे ऐसे ही मानते थे सारे लोग। उनमें से कुछ ही ऐसे निकले जिन्होंने उनका विरोध किया कि नहीं ये कल्चर नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुरीतियाँ कहलाएंगी, ये एक गलत अवधारणाएं हैं, ये कोई कल्चर या कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि ये रिवाज एक बंधन बना है। ठीक है, रिवाज भी होते हैं तो वो जब तक बढ़ाते हैं तो ही वो रिवाज या परंपराएं होती हैं। जब वो आपको खींचने लगें, आपको आगे बढ़ने से रोकने लगें, तो वो रिवाज नहीं, वो बंधन कहलाते हैं। तो इसमें उन्होंने कभी कभार ये भी सोच लिया कि एक सामान्य स्थिति ही है। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने देखा भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास, इन सब चीज़ों को खरीदा। जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दी। इब्न बतूता बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पे उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ था और अपने अमीरों पे नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए रखा जाता था। पालकी या डोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने के लिए दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी। अधिकांश परिवार में तो उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम 1 या 2 तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्री तथा लेखकों के लिए महिलाओं के किया जाने वाला बर्ताव जो था वो थोड़ा भिन्नता पूर्वक इन्हें मिला। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है, क्योंकि महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर भी घूमता था। अर्थात केवल जो महिला थी उनका जो जीवन था वो केवल सती प्रथा के इर्द गिर्द ही नहीं था, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ों की ओर उनका जीवन घूमता था। हाँ, ये तो था कि जो दासियाँ थीं उनको, मतलब जो दास घर के कार्य करते थे उन्हें ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती थी, दासियों को ज़्यादा दी जाती थी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए बिजनेस पार्टनर आता है तो वो नृत्य और संगीत इत्यादि करके फिर मतलब समझ रहे हैं आप, उनको अट्रैक्ट करती थी और फिर जिस वजह से राजा को प्रॉफिट हो जाता था, तो इसलिए उन्हें भी सैलरी ज़्यादा मिलती थी। तो ये भी तो एक तरह का यूज़ ही हुआ ना, किसी का यूज़ करना ही हुआ। सती प्रथा आपने सुनी होगी, ये संभवतः बर्नियर के वृतांत के सबसे मार्मिक वर्णों में एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होते हुए देखा। एक भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृतक प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, उनकी सहायता से मतलब जिसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, अनिच्छुक पीड़िता को जबरदस्ती वे घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पे बिठाया, बांध दिया तथा उसे जिंदा जला दिया। यही होती थी सती प्रथा उस टाइम पे। आगे चलते हैं। ये कालक्रम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं काल रेखा। जैसे 10वीं और 12वीं शताब्दियों में क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता, 15वीं शताब्दी में फिर आते हैं 16वीं शताब्दी में जैसे सैयदी अली रेस टर्की में, अंतनियो मार्सेरते स्पेन में, 17वीं शताब्दी में महमूद वाली बल्ख से, पीटर मुंडी इंग्लैंड से, फार्सवा बर्नियर ये भी फ्रांस से। तो
तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।